नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड प्रोवाइड करा दिया है। आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने समझा दिया था चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा दूसरा टॉपिक मैंने आपको समझाया था कि जो प्रथम आम चुनाव हुआ उसमें चुनाव करवाने में चुनाव आयोग को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम 3 आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व किन कारणों से रहा। और चौथा टॉपिक था आपका कि कांग्रेस के वर्चस्व की प्रकृति क्या थी। और पांचवा टॉपिक जो कि आखिरी था उस पार्ट में, वो था केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के बारे में हमने समझ लिया था। ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। जो सेकंड पार्ट की वीडियो है उसमें जो टॉपिक हम समझने वाले हैं, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं उसकी हम बात करें तो पहला टॉपिक रहेगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से एक सामाजिक और एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरीके से तालमेल बना है। और जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। वैसे लेंदी टॉपिक है, इसमें हम कम से कम 4 पार्टियों की बात करेंगे, है ना, जिनका उद्भव कांग्रेस के साथ लगभग साथ ही हम मान सकते हैं उसके आसपास ही हुआ था, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, है ना। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें नव शिक्षित वर्ग जो थे या फिर कामकाजी जो लोग हैं या फिर व्यापारिक वर्ग है, जो शिक्षित लोग हैं, है ना, अमीर लोग हैं, उनका ही दबदबा था। लेकिन 20वीं सदी आते आते तक जैसे जन आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसका जो क्षेत्र था वो बढ़ा, है ना। इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ ऊंची जाति के लोग जो थे या फिर अमीर लोग थे उन्हीं का दबदबा था, अभिजन लोगों का दबदबा था, पैसे वाले लोगों का दबदबा था। लेकिन जैसे कांग्रेस के सबने अवज्ञा जैसे आंदोलन चले तो उसके बाद इसका जो सामाजिक आधार था वो बढ़ा। इसमें शहर के जो लोग थे वो भी शामिल हुए, इसमें जो गाँव के लोग थे वो भी शामिल हुए, जो निम्न वर्ग के लोग थे वो भी शामिल हुए, ऊंचे वर्ग के जो लोग थे इसमें वो भी शामिल हुए, किसान भी शामिल हुए, मजदूर भी शामिल हुए, व्यापारी भी शामिल हुए। तो इसका आधार धीरे धीरे बढ़ा। इसमें धर्म, जाति, वर्ग सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। तो इसका जो सामाजिक आधार था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना। तो सामाजिक गठबंधन के रूप में ये मजबूत हुआ। उसके बाद विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अनेक विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग शामिल थे। जैसे कि इसमें क्रांतिकारी भी थे, इसमें शांतिवादी भी थे, है ना, इसमें कंजर्वेटिव भी थे, इसमें रेडिकल भी थे, यानी कि जो पुरानी विचारधाराओं को मानते हैं। इसमें गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा को मानने वाले भी लोग थे। इसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी, दक्षिणपंथी यानी कि जो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वामपंथी यानी कि जो गरीबों के भलाई की बात करते हैं। इन सभी का इसमें पार्टिसिपेट था, ये सभी इस पार्टी में शामिल थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। अगला टॉपिक है गुट में तालमेल और सहनशीलता। जैसे कि जो कांग्रेस पार्टी था ना, एक गठबंधन के रूप में था, है ना। अब इसमें भाई तालमेल बनाना और लोग जो पार्टी के जो सदस्य है वो सहनशील बने, उसके लिए भी तो भाई कुछ कदम उठाए गए होंगे। देखिए कांग्रेस की गठबंधनीय जो स्वभाव है ना, उसमें एक असाधारण ताकत उसको प्रदान किया था। जो गठबंधन बनाने की जो इसकी क्षमता थी उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। पहली बात तो ये थी कि जो भी गठबंधन में आए, एक तरीके से जो भी आता था ना उसको इस गठबंधन में जगह मिल जाती थी, उसको शामिल कर लिया जाता था। यह गठबंधन जो था वो सुलह समझौते के रास्ते पर चलता था। सारी चीज़ें इसमें फैसले लिए जाते थे, समझौते होते थे, बात विचार होता था, उसके बाद फैसले लिए जाते थे। और इस चीज़ ने क्या किया, विपक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न कर दी, है ना। विपक्ष कोई बात कहना चाहता तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसको तुरंत जगह मिल जाती है। कांग्रेस के अंदर सारे विचारधारा को मानने वाले लोग थे, सभी विचारधारा को मानने वाले नेता लोग थे। तो अगर कोई विपक्षी पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर आता तो कांग्रेस पार्टी सीधा बोल देता, भाई सीधा बोल सकती थी कि भाई ये विचारधारा को मानने वाले तो लोग है ही हमारे अंदर, हम भी इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये चीज़ था। अपने गठबंधनीय स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील और इस स्वभाव ने
उसके विभिन्न गुटों को बढ़ावा दिया। मतलब और ज़्यादा गुट जो गठबंधनीय स्वभाव थी और जो सहनशीलता की जो इसकी क्षमता थी, इसने क्या किया, इसके गुट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया और ज़्यादा मजबूत किया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने थे। गुटों में तालमेल और सहनशीलता वाले टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। बुक में आप पढ़ेंगे तो भाई थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा इस टॉपिक को ना थोड़ा टफ बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 3 आम चुनाव में लगातार जीत हासिल कर ली तो उस समय विपक्षी पार्टियों की भारत में कमी थी, बल्कि 1952 का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ना, उससे पहले ही कई विपक्षी पार्टियों का उद्भव हो चुका था। लेकिन 60 और 70 1960 से 1970 के दशक में इन्होंने क्या किया, अपनी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम जितने भी विपक्षी पार्टियों को देखते हैं ना, वो सब पार्टी कहीं ना कहीं 1950 से के दशक के आसपास जो पार्टियां बनी थी, उससे पहले की जो पार्टियां बनी थी, उन्हीं से पार्टियां निकली हुई है। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में या कहीं भी विपक्षी पार्टियों की भाई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विपक्षी पार्टी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियां क्या करेंगी, सरकार की योजनाओं का विरोध करेंगी। जैसा कि भारत में भी हुआ, जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, सरकार को निरंकुश होने से भी बचाया। मतलब कि अगर विपक्षी पार्टियां नहीं होगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं रहेगा, वो अपनी मनमाने तरीके से नीतियां बनाएंगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों का आलोचना भी किया। ठीक है, जब स्वतंत्रता की घोषणा के बाद आपको पता है कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, तो मंत्रिमंडल में जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी थे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने विपक्षी नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो अक्सर वो सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार जाहिर करते थे, इजहार किया करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को अपने सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया था। ठीक है, तो ये विपक्षी पार्टियों के बारे में आप चीज़ें बता सकते हैं। अब हम सीधा क्या करते हैं, अपने देश में जितने भी उस समय विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ था, जिसमें से हम 4 विपक्षी पार्टियों के बारे में जानने वाले हैं। लगभग 5 से 8 मिनट और लगेगा इस वीडियो में और आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे हम अपने विपक्षी पार्टियों के बारे में जानना शुरू करते हैं। सो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबसे पहले पार्टी की बात करते हैं जिसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, देखिए सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो 1934 में जो युवा नेता थे, कांग्रेस पार्टी के जो अंदर जो युवा नेता थे उन्होंने किया था। और वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाहते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले थे, है ना। 1948 में क्या हुआ, कांग्रेस के संविधान में कुछ बदलाव हुआ। ठीक है, और ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ना हासिल कर सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कुछ सदस्य थे वो सोशलिस्ट पार्टी में भी शामिल थे और कांग्रेस पार्टी में भी शामिल थे। तो इसलिए क्या किया, जो कांग्रेस पार्टी उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया, है ना, और ताकि जो नेता लोग थे वो दोहरी सदस्यता हासिल ना कर सके। मजबूरन उनको एक अलग अपने आप को अलग करना पड़ा और ये अलग कब हुए, 1948 में अलग हो गए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से मतलब अलग पार्टी की स्थापना कर दी। वैसे अगर डेट की बात करें स्थापना की तो 1934 ही आप बताएं। ठीक है, 1934 ही आपका डेट रहेगा। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कोई खास भाई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो समर्थक थे वो काफ़ी निराश भी हुए। ठीक है, इस पार्टी के जो संस्थापक है वो है आचार्य नरेंद्र देव। ये नाम याद रखना भाई, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, आचार्य नरेंद्र देव जी ने की थी। तो ये नाम आप जरूर याद रखना। अब इसके हम विचारधारा की बात करें तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करती है, यानी कि लोकतंत्र भी हो, समाजवादी विचारधारा को तो ये मानते ही मानते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि कांग्रेस, उनका मानना यह था कि कांग्रेस पार्टी जो है ना वो पूंजीपतियों और जमींदारों के पक्ष में काम करती है, मजदूरों और किसानों के लिए योजनाएं नहीं बनाती है। इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे। इसके अगर हम प्रमुख लीडर्स की बात करें, नेता की बात करें तो भाई जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी जैसे नेता इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इन नेताओं के नाम आप बताएंगे। अगला पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए इसकी स्थापना की कहानी को अगर हम समझे तो 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह यानी कि कम्युनिस्ट जो ग्रुप है उसका उभार देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। आपको पता है 1917 में रूस में बोल्शेविक यानी कि जिसको हम रूसी क्रांति भी बोलते हैं वो हुआ था और उसी से प्रेरित थे।
और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह पर अपनाने, मतलब साम्यवाद की राह को अपनाने की तरफदारी करते थे। ये चाहते थे कि साम्यवादी राह को हम अपनाएं। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हो गए। 1941 में क्या हो गए, अलग हो गए। और इस समय साम्यवादियों ने जो नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन के को समर्थन देना स्टार्ट कर दिया, है ना। 1941 में क्या हो गई, कांग्रेस से अलग हो गए, है ना। और इन्होंने किनका सपोर्ट किया, आपको पता है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो उस समय उन्होंने ब्रिटेन का सपोर्ट किया था। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिए। विचारधारा की बात करें तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, जैसा कि आपको पता है रूस में या चाइना में ऐसा ही है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो वहीं से भी ये विचारधारा प्रभावित थी। ये पार्टी के जो सदस्य थे उसी विचारधारा से प्रभावित थे। तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए, यानी कि चीज़ों का जो आवंटन है वो सरकार करे, है ना। कृषकों और मजदूरों के हितों का समर्थक है पार्टी की, भाई किसानों के लिए योजनाएं बनाए, मजदूरों के लिए योजनाएं बनाए। यूएसए एवं पश्चिमी देशों का विरोध, जैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का ये पार्टी क्या करती थी, विरोध करती थी। इसके अगर हम प्रमुख नेताओं की बात करें तो के गोपालन, एस.ए. डांगे, E.M.S. नमुंदरीपाद, ठीक है, नाम थोड़ा टफ है, आप याद कर लेना। पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया जैसे नेता इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये इस पार्टी के लीडर्स हो गए। अब देखिए पार्टी में विभाजन की बात कर लेते हैं। ये पार्टी कब विभाजित हुआ, तो चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1964 में 1964 में टूटकर अलग हो गई, है ना। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले जो लोग थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही बने रहे, जबकि जो इसका विरोध करते थे, जो चाइना को मतलब सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो वो बन गए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, है ना, जिसको हम CPIM बोलते हैं के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की, मतलब ये पार्टी जो थी वो दो भागों में बट गई। ठीक है, एक तो सिंपल जिनको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोल देंगे, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगला जो पार्टी है वो है भारतीय जनसंघ पार्टी। देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पार्टी के संस्थापक थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। मतलब ये जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा से ही निकली थी। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में। इसके अगर हम विचारधारा की बात करें तो ये जो पार्टी है वो देखिए इस पार्टी ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया था। इनका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर ही आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। यानी कि जो हम परंपरागत तरीकों को अपना के, भारतीय संस्कृति को ही अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। ठीक है, इसके अलावा इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों रियायतों की बात का विरोध किया। यानी कि जो धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है, जो सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक है, उनको जो रियायत दी जा रही है, जो छूट दी जा रही है, उसके विरोध इन्होंने मतलब उसका विरोध किया। देखिए अभी जो हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है वो इसी पार्टी से निकली है। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी से ही निकली है पार्टी। ठीक है, अब देखिए प्रमुख नेता की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय है ना, बलराज मधोक, ये तीन नेताओं के नाम आप बता सकते हैं इसमें। अब हम अगले पार्टी की बात करते हैं जो कि है स्वतंत्र पार्टी। देखिए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में की गई थी। इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो C राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, और इसके अलावा इस पार्टी में और भी बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि के मुंशी है, आपके NG रंगा है,
मीनू मसानी है ना, ये सब इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता के कारण दूसरी पार्टियों से अलग थी। मतलब आर्थिक मसलों पर ही अपना पक्ष रखती है। अब इसके विचारधारा को समझ लेते हैं। देखिए, स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित पार्टी थी, है ना, पूरी तरीके से पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका के की विचारधारा से कहीं ना कहीं ये प्रभावित थी ये पार्टी, है ना। तो आपको पता है कि अमेरिका में ही पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई है। तो इनका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए ही आ सकती है। समाजवाद का तो भाई खुले तौर पे विरोध करते थे, है ना। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नज़रिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना करते थे। मतलब कि पूरी तरीके से चाहते थे कि अर्थव्यवस्था को ना खोला जाए, अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप ना करे, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ना हो। ठीक है। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के खिलाफ थी भाई। जो गरीब लोगों के लिए जो कर की व्यवस्था की जाती है ना, तो उसके भी ये पार्टी खिलाफ थी। इस दल के निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। मतलब निजी जो क्षेत्र है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको खुली छूट दी जाए, इसकी तरफदारी उन्होंने की थी। तो ये आपके सभी पार्टियों के बारे में था। सभी पार्टियों की विचारधारा भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप चाहे तो एक बार भाई दोबारा वीडियो को देख के सारे टॉपिक को समझ भी सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए।